हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। वेलकम बैक बच्चों। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। आजकल हमारी क्या चल रही है, धमाकेदार केस स्टडी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और उसके सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं और अप्रोच भी बताई जा रही है कि कैसे आप केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। आज करते हैं अपनी केस स्टडी कंटिन्यू, जो कि है आपकी चैप्टर 2 से रिलेटेड, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज एक नए चैप्टर की हम केस स्टडी स्टार्ट करने वाला हूँ। ये चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा इसका केस स्टडी सॉल्व करने में। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसके और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हमें क्या करना है, केस स्टडी पढ़ने से पहले क्या करना है भाई, पहले क्वेश्चन रीड करना है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ वायलेटेड हेयर, मतलब यहाँ ये कह रहे हैं एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। अब इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसका यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आपको ये बोला जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ कुछ भी वो मेंशन नहीं कर रहा है, सिर्फ उन्होंने लिख रखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप ये समझेंगे कि किन प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स की। अगर यहाँ लिख दिया जाए साइंटिफिक प्रिंसिपल, तब किसकी बात की जा रही है, एफ.डब्ल्यू. टेलर की। लेकिन एज सच यहाँ साइंटिफिक नहीं लिखा गया है, तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। ये पूछ रहे हैं और ये बताना है कि किसका उल्लंघन किया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केस को रीड करेंगे, लेकिन वो भी पार्ट्स में। राजीव एक मिडिल लेवल मैनेजर है। ठीक है भाई, एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि मिडिल लेवल मैनेजर है। ही कीप्स ऑल हिज सबॉर्डिनेट अंडर लॉट ऑफ डिसिप्लिन, वो अपने जो सभी सबॉर्डिनेट हैं उनको बहुत ही डिसिप्लिन में रखता है, मतलब वो डिसिप्लिन तो फॉलो कर रहा है यहाँ। ठीक है। हिज एम्प्लॉय हाउएवर कंप्लेन ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, लेकिन जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं ना, आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। अब हमसे पूछा गया है कि क्या चीज़ फॉलो नहीं हो रही, तो डिसिप्लिन तो नहीं है भैया। डिसिप्लिन फॉलो होने के बावजूद भी जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई टाइम बहुत वेस्ट होता है और हमारे एफर्ट्स भी इतने ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नथिंग इज़ बीन असाइंड, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप काम भी असाइन कर दो या कुछ भी चीज़ प्रॉपर वे में नहीं है, ना चीज़ों का प्रॉपर प्लेस है। जब कोई चीज़ हमें ढूंढनी होती है तो हमें बहुत टाइम देना पड़ रहा है, क्योंकि उसका प्रॉपर प्लेस नहीं है, किसी भी पर्सन का प्लेस नहीं है, कोई भी काम आप परफेक्ट वे में हमें असाइन भी नहीं करते हैं, और इसी वजह से काफ़ी टाइम और एफर्ट्स और एनर्जी लॉस हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और टाइम देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक चीज़ बस समझ में आए कि टाइम और एफर्ट्स क्यों जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ों का प्रॉपर प्लेस नहीं है। तो नो प्रॉपर शेड्यूल, कोई शेड्यूल भी नहीं है। तो जहाँ चीज़ें ना कोई प्रॉपर शेड्यूल है, ना कोई प्रॉपर वे है वर्क असाइन करने का, मतलब चीज़ें सिस्टमेटिक बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों याद करिए, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में हमें सिस्टमेटिक वर्किंग करना कौन सी चीज़ सिखाती है, चीज़ों का प्रॉपर प्लेस होना। ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें सिखाती है, याद करो, ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ये बताता है कि चीज़ों का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट में आपको काम करना चाहिए, जो कि यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है, लेकिन टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इसीलिए इतने वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि चीज़ों का प्रॉपर प्लेस नहीं है। और प्रॉपर प्लेस नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, प्लेस का। The principle of management which is violated here is Hafele principle of order। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं केस स्टडी पढ़ने से पहले। Which concept of management has been highlighted here? अब आपसे इसमें ये कहा कि भाई मुझे प्रिंसिपल नहीं बताना है, मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का जो यहाँ हाईलाइट किया गया है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। राजेश वॉन्ट्स टू बिकम एन आइडियल मैनेजर। ठीक है भाई, उसका ड्रीम है कि वो एक अच्छा मैनेजर बनना चाहता है। फॉर दिस, इस मैनेजर को मतलब अच्छा बनने के लिए वो क्या करता है, कहीं सारी मैनेजमेंट की बुक्स भी पढ़ता है। और आफ्टर रीडिंग वेरियस ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, मतलब जो मैनेजमेंट की स्पेसिफिकली जो मैनेजमेंट के लिए बनी होती हैं उन बुक्स को रीड करता है, क्योंकि वो एक अच्छा मैनेजर बनना चाह रहा है। कई सारी जनरल गाइडलाइंस भी होती हैं जो मैनेजमेंट में होती हैं, उनको रीड करने के बाद वो ये प्रिपेयर हो रहा है
कि वो उनको अप्लाई भी करे। उसका ड्रीम है भाई मैनेजर बनने का। मैनेजर बनने के लिए उसने क्या किया, कहीं सारी मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ता है। वो मैनेजमेंट की बुक्स के साथ साथ जो ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होती हैं मैनेजमेंट की, वो भी पढ़ रहा है। लेकिन अब उसने क्या सोचा कि इनको पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है भाई, पढ़ने के साथ इनको अप्लाई भी करना है और अपने काम को और भी ज़्यादा क्या बनाना है, मीनिंगफुल। क्योंकि किसी भी चीज़ को जस्ट पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है। और पढ़ा उसने क्या, मैनेजमेंट की बुक्स प्लस ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस दैट इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट के लिए पढ़ा। अब आपको बताना है कि नेसेसरी आउटकम जो मिलेगा उसे, वो भी वही इम्प्रूव्ड होगा। और वैसे जो चीज़ की नॉलेज उसे पहले नहीं थी बट आफ्टर रीडिंग बुक्स उसे वो नॉलेज मिल गई है, और नॉलेज को जब वो अप्लाई करेगा तो रिजल्ट में तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो आपको ये बताना है अब इसमें उसने किस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, बताओ। एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ नॉलेज पर फोकस किया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि नॉलेज के लिए एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक बॉडी भी बनी हुई है जिसमें प्रॉपर बुक्स भी हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस भी हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है जो। तो मैनेजमेंट की जो बुक्स या ब्रॉड या जनरल गाइडलाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो कि मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जब पढ़ाए थे तो प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो मैनेजमेंट की एक सिद्धांत है, मतलब एक जनरल गाइडलाइंस हैं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो ये जनरल गाइडलाइंस का मतलब है कि वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस कॉन्सेप्ट को यहाँ हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ही ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होती हैं। तो ये हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब आते हैं थर्ड केस स्टडी पर। थर्ड में भैया क्या पूछा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलो हियर। अब वो ये नहीं कह रहा है कि आप किसका उल्लंघन कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि आप कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मैं फॉलो वाले को बताना है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पक्का एम्प्लॉयमेंट एक कंपनी का नाम है, ठीक है, विच टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट दैट कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय शुड ऑलवेज बी एट इट्स पीक। एक कंपनी है पक्का एम्प्लॉयमेंट के नाम से, और जो हमेशा ध्यान रखती है इस बात का कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस हमेशा पीक पर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, उनका एम्प्लॉय का जो कॉन्फिडेंस पीक लेवल पर हो, इसके लिए वो उन्हें श्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को। जो भी एम्प्लॉयज़ उनके यहाँ आते हैं काम करने, उनको रोज़गार देने की श्योरिटी देते हैं कि उन्हें एक मिनिमम फिक्स टेन्योर्स तक रखा जाएगा। मतलब एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी एक कंपनी है, वो कंपनी हमेशा ये ध्यान रखती है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ जो भी उसके आए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो। अब भाई वो कॉन्फिडेंस देखना चाहती है, इसी वजह से वो क्या कर रही है, उनको ये वादा कर रही है कि आपको एक फिक्स्ड टाइम तक तो रखा ही जाएगा, उससे पहले आपको नहीं हटाया जाएगा। मतलब आप उन्हें एक प्रॉमिस कर रहे हैं, एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस जॉब सिक्योरिटी की वजह से उनकी आंखों में क्या नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंस। ये उसकी स्ट्रैटेजी है। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो वो यहाँ फॉलो कर रही है, मतलब जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर कर उनको उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है। तो भाई जॉब सिक्योरिटी किस प्रिंसिपल का पार्ट है, जहाँ आप एम्प्लॉय को जॉब सिक्योर करते हैं उसकी, याद करो। जॉब सिक्योरिटी पार्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, जहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके टाइम को, टेन्योर को आप स्टेबल कर देते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ फॉलो हो रहा है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट भाई क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है प्रिंसिपल फ्यूल का। ठीक है, जो कि फॉलो हो रहा है, मतलब हमें एक तरीके से मैनेजमेंट के हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्हीं 14 प्रिंसिपल में से कोई एक ऐसा प्रिंसिपल है जो यहाँ फॉलो किया जा रहा है फ्लोर मैनेजर के द्वारा। तो अब भाई केस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्लोर मैनेजर एक मॉल का है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, ओके, और वो यूटिलाइज भी करता है ऑल दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब एक फ्लोर मैनेजर है जो बहुत कैपेबल है और पांचों ही मैनेजमेंट के फंक्शंस की नॉलेज भी रखता है और उनको फॉलो भी करता है भाई। ठीक है, ही ले स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एमंग एम्प्लॉय। वो हमेशा इस बात पर जोर दे रहा है कि भाई म्यूचुअल ट्रस्ट बनाए रखिए, आपस में विश्वास रखिए और एक ऐसी भावना रखिए कोऑपरेशन की कि आप एक दूसरे की मदद करें एम्प्लॉयज़ से। तो पहले तो वो कैपेबल था, यहाँ कुछ हाईलाइट करने ऐसा नहीं है,
वो मैनेजमेंट के फंक्शंस फॉलो करता था, यहाँ भी कुछ नहीं है क्योंकि भाई वो मैनेजर है तो मैनेजमेंट के फंक्शन तो फॉलो करेगा। लेकिन अब बात आती है कि भाई वो ये भी बोल रहा है कि उसकी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट और स्पिरिट डेवलप हो कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। अब अंडर हिज गाइडेंस, उसकी गाइडेंस में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये भी बात एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, दे लर्न अ लॉट एंड वो एबल भी हुए हैं अपने टारगेट्स को पूरा करने में। और इस वजह से जब उन्होंने टारगेट अचीव कर लिए तो इसने लीड किया है कि उनकी सैलरी भी बढ़ गई है। तो भाई सिंपल सी बात ये निकल कर आ रही है कि वो एक मैनेजर है और उसकी गाइडेंस में एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी सीखा और सीखने के बाद उसके क्या हुआ, उन्होंने टारगेट अचीव किया और टारगेट अचीव करने पर उनकी सैलरी को बढ़ा दिया गया। लेकिन ये जो टारगेट अचीव किए गए सारी चीज़ें हुई तो उनके पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हुई, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि उसने डेवलप किया म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन और बिटवीन एम्प्लॉयज़। तो जब ये चीज़ें हो पा रही हैं तो मतलब ट्रस्ट और कोऑपरेशन किस प्रिंसिपल में बताता है, बताओ कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें कोऑपरेशन स्पिरिट को डेवलप करने के लिए बोलता है, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करने के लिए बोलता है। वो क्या है, स्पिरिट दी कॉप्स, मतलब एक ऐसी स्पिरिट जिसमें कोऑपरेशन की भावना को जगाया जाता है। आया समझ में बच्चों? अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, Which principle of management has been implemented here of late by the plant superintendent? मतलब मुझे इसमें भी क्या बताना है, हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल हैं उसी में से कोई प्रिंसिपल वही यहाँ फॉलो किया जा रहा है जो कि मुझे बताना है। ओके, अब केस को स्टार्ट करें पढ़ना। प्लांट सुपरिटेंडेंट ऑफ द कंपनी, ओके, इज़ वेरी सैड, वो बहुत ही ज़्यादा उदास है, दुखी है। ओके, व्हेन ही वॉज ऑन लीव, जब वो लीव पर थे तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो छुट्टी पर चले गए लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो उनके सबऑर्डिनेट होंगे वो क्या करेंगे, टेक द रिमेनिंग वर्क टू फिनिश, कि जो उनके जाने के बाद, छुट्टी पर जाने के बाद जो उनके सबऑर्डिनेट होंगे, जो उनके अंडर में काम करते हैं, उनसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मेरे जाने का तो जो बाकी काम बचा हुआ है उसको वो फिनिश कर लेगा। ठीक है भाई, अब क्या हुआ भाई, फिनिश किया या नहीं किया? हाउएवर ही फाइंड्स अ न्यू वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। अब उन्होंने क्या किया, एक नया तरीका भी निकाला कि भाई इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या करते हैं, एक नया सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आते हैं। तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने डेवलप किया एक ऐसा सिस्टम जिसमें सजेशंस बिल्ड होंगी जो वर्कर्स की साइड से, और उन सजेशंस को क्या करा जाएगा, एक सजेशन बॉक्स रखा जाएगा जिसमें वर्कर्स को बोला जाएगा कि जो भी आप एडवाइस हमें देना चाहते हैं किसी काम से रिलेटेड, किसी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद हम स्टेप्स उनकी साइड से लेंगे। इसमें मतलब उन्होंने क्या बोला, जो प्लांट सुपरिटेंडेंट थे वो छुट्टी पर चले गए, काम काफ़ी पड़ा हुआ था और उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि उनके सबऑर्डिनेट इस काम को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन भाई उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला कि जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो उसमें उन्होंने बोला कि एक सजेशन बॉक्स रखते हैं जिसमें ये बोलेंगे कि वर्कर्स को इनवाइट किया जाएगा कि आप अपने सजेशंस उसमें ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वर्कर्स के थ्रू ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगा। तो ये क्या है, इसमें ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का जो आप यहाँ फॉलो कर रहे हैं, बताइए। इसमें आपने क्या किया, आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, एक नया स्टेप लिया। तो कोई भी जब एक इंसान नया स्टेप लेता है तो उसको बोला जाता है इनिशिएटिव, मतलब एक नया इनिशिएटिव लेकर आना। इनिशिएटिव भी तो यहाँ फॉलो किया गया, तो इनिशियली यहाँ फॉलो किया जा रहा है इनिशिएटिव। क्वेश्चन 6, अब आपको लगा होगा भाई ये आया बड़ा वाला क्वेश्चन, मैम तो कह रही थी कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी तक तो छोटे लगे, इसे देखकर डर लग रहा है। कुछ भी नहीं है, इसके तो क्वेश्चन ही इतने बड़े हैं, बहुत इजी है बच्चों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम इसका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज़ फॉलो है, ठीक है भाई, यहाँ भी मैनेजमेंट का कोई प्रिंसिपल या टेक्निक फॉलो की गई है। ओके, उस प्रिंसिपल का नाम बता दीजिए। ओके, जो भी यहाँ प्रिंसिपल फॉलो किया गया है उस प्रिंसिपल का नाम बताना है। ओके, ये तो समझ में आ गया। अब आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज़ नाउ अवेलेबल टू सुरेश सिंस दी कंपनी इज़ नॉट अलाइंग हिम टू इंटरेक्ट विद दी कंसर्न्ड वर्कर इन दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि पहले तो आपको ये बताना है कि भाई कौन सी मैनेजमेंट की टेक्निक क्या फॉलो की गई है, ठीक है, आप इसको पढ़कर बता देंगे।
उसके बाद उस प्रिंसिपल का, मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल है उसका नाम लिखना है कि कंपनी ने प्रिंसिपल कौन सा फॉलो किया है। टेक्निक एक अलग चीज़ हो गई कि टेक्निक कौन सी फॉलो हुई, प्लस उन्होंने क्या पूछा है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो यहाँ फॉलो हुआ, और प्लस थर्ड एक चीज़ और आई है, सुरेश है, हो सकता है इस केस स्टडी में कुछ ऐसा हुआ होगा सुरेश के साथ कि उसमें ये बोला गया कि अब कौन सा ऑप्शन सुरेश के पास अवेलेबल है जब कंपनी उसे अलाउ ही नहीं कर रही है, उसे परमिशन नहीं देती है कि वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्कर हैं उनसे बातचीत कर सके। एक वो हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट में काम करता हो और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर दूसरे हो, तो वो उनसे इंटरेक्ट करने की कंपनी मना कर रही है। तो अब वो क्या सॉल्यूशन है, उसके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, वो ऑप्शन आपको बताना है। तो भैया अब स्टार्ट करते हैं, टेक्निक प्लस प्रिंसिपल प्लस ऑप्शन, ये 3 चीज़ें बतानी है। अब हम केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए क्वेश्चन रीड करके कि क्या क्या चीज़ें भाई मुझे जाननी है, तो उसको नोट डाउन कर लो। टेक्निक बतानी है, प्रिंसिपल बताने हैं और ऑप्शन बताना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी पढ़ना। सुरेश वर्क इन बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक बल्ब बनाने वाली कंपनी है, उसमें काम करता है, ओके। जो हर बल्ब है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है एक स्टैंडर्ड साइज़ का और क्वालिटी का, मतलब जो वो बल्ब बनाने वाली कंपनी में जिसमें वो काम करता है वहाँ ये चीज़ सेट कर रखी है कि जो भी आप बल्ब बनाएंगे उसका एक साइज़ है जो कि स्टैंडर्डाइज कर रखा है, एक स्टैंडर्ड साइज़ और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है जो आपको बनाते हुए फॉलो करनी पड़ेगी। उस स्टैंडर्ड से बिलो नहीं होना चाहिए जो भी आप बल्ब बना रहे हैं, ओके, ठीक है। फर्दर इफ़ देयर इज़ एनी अनरिक्वायर्ड टाइप ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चर, मान लीजिए अगर कोई स्टैंडर्ड से ऊपर या नीचे कुछ अनरिक्वायर्ड टाइप का बल्ब बन जाता है तब प्रोडक्शन रोक दिया जाएगा। मतलब ऐसे उन्होंने स्टैंडर्ड इतना फिक्स कर रखा है कि अगर उस स्टैंडर्ड से हटकर कुछ भी बना तो प्रोडक्शन वो रोक देंगे। इसका मतलब वो स्टैंडर्ड को बहुत टफ, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट मंथ क्या हुआ, जब कंपनी ने when the company came to know that 10 watt bulbs were no more liked by the customer, जब कंपनी को ये पता चला लास्ट मंथ कि भाई जो 10 वॉट के बल्ब्स हैं जो बनते हैं वो कस्टमर के द्वारा पसंद नहीं किए जा रहे हैं और दियर प्रोडक्शन, तो उन्होंने क्या किया, उनका प्रोडक्शन रोक दिया। भाई पसंद नहीं किए जा रहे, खरीद ही नहीं रहे, तो हमारे सेल नहीं हो रहे हैं, तो हम क्यों फिर उसको प्रोडक्शन करेंगे, तो उन्होंने बंद कर दिया, ओके। ही वर्क इन द परचेज डिपार्टमेंट, अब जो सुरेश था वो परचेज डिपार्टमेंट में काम करता है। हमें पता चल गया ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों से तो उसे बात नहीं करने दिया रहा है, और वो खुद किस में काम करता है, परचेज में। उसकी जॉब थी परचेज करना फिलामेंट्स को जो आपके बल्ब बनाने में लगते हैं। वो किससे बिलोंग करता है, सुरेश है जो परचेज डिपार्टमेंट से। अब परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है रॉ मटेरियल परचेज करना, तो बल्ब को बनाने में लगने वाला जो फिलामेंट्स होता है वो परचेज करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस टाइम जब वो परचेज करता है फिलामेंट्स को तो उसको इंस्ट्रक्शन मिले सेलर से जो सेल कर रहा था कि भाई कुछ स्पेशल केयर आपको रखनी पड़ेगी, टेकन इन दी फर्स्ट स्टार ऑफ फिक्सिंग दी फिलामेंट्स इनसाइड दी बल्ब। जब वो परचेज करने गया, वो परचेज डिपार्टमेंट से था कि भाई आपको बल्ब बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल वो परचेज करना है। अब भाई परचेज डिपार्टमेंट कौन काम करता है, सुरेश। सुरेश गया फिलामेंट्स खरीदने, तो वहाँ का जो सेलर था जो उसे वो सेल कर रहा था, तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि जब भी आप बल्ब को बनाएंगे तो उसके अंदर जब भी फिलामेंट्स को फिक्स करेंगे तो उसके पहले घंटे में आपको थोड़ा स्पेशल केयर देने की ज़रूरत है, मतलब स्पेशल अटेंशन पे करने की बहुत ज़रूरत है जब भी आप फिलामेंट उसमें इंस्टॉल करें, ओके। सुरेश इस इंफॉर्मेशन को अब जान गया कि भाई कि मैं तो सिर्फ ख़रीदने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो परचेज डिपार्टमेंट से हूँ, वहाँ जाकर परचेज़ किया, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन अब उसे क्या करना है, खरीदने वाला है, वो बनाने वाला नहीं है। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, जो बनाने वाले हैं एटलीस्ट उन्हें बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है जो सेलर ने मुझे दिए हैं, ठीक है भाई। सुरेश इस इन्फॉर्मेशन को जान गया और शुड भी उसे इमीडिएटली उसे किसको देना चाहिए था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, क्योंकि भाई वो नहीं बनाता है, बनाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बल्ब, तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कायदे से तो जानी चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, हाउएवर ही फाइंड दैट हिज कंपनीज पॉलिसी, लेकिन उसे ये भी पता चला कि भाई कंपनी की पॉलिसी सिर्फ उसे अलाउ करती है कि आप मैसेज देंगे उसके इमीडिएट बॉस को
तो जब आपकी कंपनी की पॉलिसी ऐसी है जो ये बोलती है कि आप किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस या कुछ भी बोलना चाह रहे हैं तो आप अपने इमीडिएट बॉस से ही बोलेंगे। जैसे ये सुरेश है, सुरेश का बॉस जो हमेशा क्या होगा, ऊपर, ये आपके क्या होगा, बॉस। तो इस तरीके से इमीडिएट बॉस को ही देंगे। इसका मतलब ये चीज़, इसमें कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, सुरेश को ये इन्फॉर्मेशन मिली है लेकिन फिर भी वो अपने जो बॉस जो उससे ऊपर हैं उनको ही दे सकता है जिनसे वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो ये ऐसा कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जिसमें ऐसा होता है, कम्युनिकेशन इस तरीके से होता है, वर्टिकल लेवल पर होता है और इमीडिएट होता है। वर्टिकल मीन्स दिस, मतलब सेम लेवल पे ना होना, और जिसमें इमीडिएट हो रहा है कि एक इंसान अपने जो इमीडिएट सुपरवाइज़र है उससे बात कर सकता है, इमीडिएट सुपीरियर से ही बात कर सकता है। मतलब ये ऐसे ही जो उसका ये बॉस है उससे भी ऊपर कोई बॉस होगा तो वो इनसे बात कर सकता है। तो ये क्या है, स्केलर चेन, जो यहाँ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो हमें भाई ये तो समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा फॉलो हुआ, टिक। अगर हम टेक्निक की बात करें तो कौन सी फॉलो हुई, इन्होंने क्या बोला कि स्टैंडर्ड साइज की चीज़ें बनेंगी। इसका मतलब उन्होंने कौन सी मैनेजमेंट की टेक्निक रखी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन। एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो टेक्निक्स आपको पढ़ाई गई हैं, टेक्निक्स एफ.डब्ल्यू. टेलर की हैं बच्चों, हेनरी फ्यूल की नहीं है। उनके प्रिंसिपल्स हैं तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के भी हैं, लेकिन उनकी टेक्निक्स भी हैं। और टेक्निक कौन सी हैं, इसमें कौन सी टेक्निक फॉलो हो रही है एफ.डब्ल्यू. टेलर की, स्टैंडर्डाइजेशन। क्योंकि चीज़ें किसके बेसिस पर बननी चाहिए भाई, स्टैंडर्ड साइज और स्टैंडर्ड क्वालिटी के बेसिस पर। तो भाई मुझे क्या पता चल गया, टेक्निक भी पता चल गई और प्रिंसिपल भी पता चल गया। अब रह गई तीसरी चीज़ कि इसमें कौन सा ऑप्शन अब उसके पास बचा है। अब भाई कंपनी तो ये कह रही है कि अपने इमीडिएट बॉस को बताओ, ठीक है, लेकिन जब वो इस मैसेज को ऐसे पास करेगा तो क्या होगा, उसे पहुँचते पहुँचते भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर वो इसी तरीके से अपने इमीडिएट बॉस से बोलेगा, फिर जो उसका बॉस है वो अपने ऊपर बॉस से बोलेगा, फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बात होगी, तो भाई इस तक पहुँचते पहुँचते तो हो सकता है कि वो जो फिलामेंट है वो वल में फिक्स भी कर दिया जाए और वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो नहीं करेगा तो वो बेकार हो जाएगा। तो भाई इसमें अब आपको बताना है कि सुरेश के पास अब इस केस में क्या ऑप्शन अवेलेबल है, वो क्या चीज़ फॉलो कर सकता है, बताइए, सोचो क्या चीज़ फॉलो कर सकता है, सोचो। जब आपको ये पता है कि आप अपनी कोई भी इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन अपने इमीडिएट सुपीरियर से कर सकते हैं, बाकी किसी से नहीं, और आपसे बोला गया कि आप ऐसे ही कीजिए, अपने सुपीरियर को बताइए, आपके जो सुपीरियर आपके अपने बॉस को बताएंगे, फिर बॉस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाएगा, इस तरीके से होगा। तो भाई आपने कहा भाई उन्होंने तो मुझसे बोला है कि अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये चीज़ बताना ज़रूरी है क्योंकि जब तक तो वो प्रोडक्शन कर देंगे तो फिर देर हो जाएगी, तब क्या है, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी जो भी आपका प्रोड्यूस मटेरियल होगा। तो अब क्या करेगा वो, गैंग प्लैंक को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गैंग प्लैंक आपको क्या करना है, पहले एक कम्युनिकेशन प्रोसेस निकालना है जिसमें मैं डायरेक्टली कैसे दिमाग लगाया, ऐसे कि वो परचेज डिपार्टमेंट का है। अब आपको परचेज डिपार्टमेंट का बंदा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कैसे इंटरेक्शन कर सकता है, कैसे कम्युनिकेशन कर सकता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वो है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक में क्या होता है बच्चों, जैसे ये है, ठीक है, EF। अब आप मान लीजिए ये है सुरेश जो कि परचेज डिपार्टमेंट में काम करता है। अब इस सुरेश को ये है एक बंदा जिसको जो करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अब वो परचेज का है। अगर वो ऐसी क्या चीज़ फॉलो करेगा, ये गैंग प्लैंक का ऑर्डर होता है जिसमें वो सुरेश यहाँ से यहाँ अपनी बात डायरेक्टली कर सके, तो भाई गैंग प्लैंक को ही तो फॉलो करेगा जिसमें सुरेश जो एक अलग डिपार्टमेंट से है और जो सामने वाला एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, तो उसमें दोनों ही किस लेवल पर काम कर रहे हैं, सेम लेवल पर। तो गैंग प्लैंक का मतलब होता है जिसमें आप सेम लेवल पर एम्प्लॉयज़ होते हैं लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट से हो सकते हैं और वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस केस में जो सुरेश परचेज डिपार्टमेंट से है और अगर उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बंदे से बात करनी है तो गैंग प्लैंक के थ्रू ही डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर सकता है और विदाउट डिले जो एक गलत मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है उसको रोक सकता है। तो थर्ड आंसर क्या हुआ बच्चों, क्या ऑप्शन अवेलेबल है उसके पास, ऑप्शन विच इज़ नाउ अवेलेबल टू यूज़ ऑफ गैंग प्लैंक, जिसमें वो इमीडिएटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर लेगा।
आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम लोग बोलोगे फिर कि सब कुछ मैम आज ही आप कवर करा दोगे, आज ही समझा दोगे, ठीक है। मैं भी बस आपके लिए सोच रही हूँ, तो आप भी भाई मेरे लिए सोचो ना, हम भी एफर्ट्स दे रहे हैं, तो एक टीचर के एफर्ट से कुछ नहीं होगा बच्चों, आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आज की मेहनत कल रंग लाएगी, तो इसीलिए अपने एफर्ट्स करने से कभी भी पीछे मत भागो। मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक सही डायरेक्शन में। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है और एक सही अप्रोच को यूज़ करना है केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं फिर, और हमारे चैनल पर आना बिल्कुल मत भूलना। वी आर लर्निंग नेवर स्टॉप। हमारे चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट्स लेने के लिए जस्ट एक ही काम करना है, एक आइकन को प्रेस करना है जो कि है आपका सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कीजिए।